नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से किसान एक बार फिर से हुंकार भरने वाले हैं। गुरुवार को चंढूनी ग्रुप ने पीपली अनाज मंडी में जन आक्रोश रैली का आह्वान किया है और इस रैली में भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है। किसान ही नहीं, मजदूर, दुकानदार, हर वर्ग के जुटने की इसमें उम्मीद की जा रही है। अब 2024 में हरियाणा विधानसभा का चुनाव है, इसलिए सरकार ऐसी हो जिससे हर वर्ग का भला हो। अब चंढूनी गुट की रैली को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत से सवाल किया तो टिकैत ने कहा कि मुझे कोई न्योता नहीं मिला है और इस समय सिर्फ चुनावी रैली ही हो सकती है। उसका मतलब है कि जनता में आक्रोश है, इसलिए आक्रोश है कि देश तो जनता का था लेकिन ये देश पूंजीपतियों का बन गया। देश में ऐसे कानून बनाए जिससे चंद पूंजीपतियों की आमदन बढ़ रही है और बढ़ते बढ़ते हाल ये हो गया है, एक सीमा निकल गई है कि आज 9 आदमियों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर प्रॉपर्टी है। एक बात। दूसरी चीज़, जो सारा कारोबार है वो भी उनका है। आप देखें आज जो बेरोजगारी है वो टॉपर है और आज 38 बेरोजगार रोजाना सुसाइड कर रहे हैं और अगली पीढ़ी अपने देश को छोड़ के बाहर जा रही है, विदेशों में जा रही है। बिल्कुल सभी वर्ग शामिल हो रहे हैं। जो सरपंच हैं उन्होंने समर्थन किया है, गुज्जर कम्युनिटी ने समर्थन किया है और बाकी सारे किसान मजदूर वो तो सारे हैं ही, युवा बेरोजगार वो सब समर्थन कर रहे। संगठन तो अकेले हमारी ही है और बाकी इसमें सतपाल मलिक जी आएंगे जो पूर्व गवर्नर हैं और जयंत जी आएंगे और गुजर बरादरी के नेता आ रहे हैं और अखिलेश जी का कोई सीनियर आदमी आ रहा है। भाई इलेक्शन शुरू हो गया तो अब इलेक्शन वाली रैली होती रहेंगी, हम सारे जाएंगे। हम नॉन पॉलिटिकल रहते हैं, नॉन पॉलिटिकल बातचीत कम चल रही है। नहीं हमारे तो ठीक है बातचीत। तो 26, 27, 28 तारीख की तैयारी है। हर स्टेट के राजभवन पे, राजधानी पे जाएंगे, वहाँ एक स्थान चिन्हित हो जाएगा। जैसे हमारा यहाँ पे चंडीगढ़ जाएंगे तो पंजाब और हरियाणा वहाँ जाएगा। 2 जगह चिन्हित हो जाएगा जहाँ पे भी लोग बैठेंगे। मुद्दे तो जो किसान के इशू हैं, स्टेट वाइज अलग अलग इशू हैं। एमएसपी गारंटी कानून का पूरे देश का है। पोल्यूशन का एक बड़ा इशू चल रहा है, लखीमपुर का है। जितने भी इशू हैं वो स्टेट के और सेंट्रल। 26, 27, 28 नवंबर को 3 दिन का। तो कुल मिलाकर के पीपली में आपको बता दें कि जन आक्रोश रैली है। अब आप गुरनाम चंडूनी को सुन रहे थे, उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर किसान, मजदूर, सभी वर्ग जो सरकार की नीतियों से परेशान हैं सब यहाँ पर आने वाले हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह के कानून आज़ादी के बाद से बने और इस वजह से 50 करोड़ लोगों के पास जितनी संपत्ति है उतनी अकेली की संपत्ति 9 लोगों के पास में है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और इसीलिए इस तरह की एक रैली है जिसमें अपना आक्रोश प्रकट किया जाएगा। किसान, मजदूर, नौजवान सब परेशान हैं, ये बात गुरनाम चंडूनी कह रहे थे। हालांकि राकेश टिकैत भी पहुंचे हुए थे और उनकी तरफ से जब ये पूछा गया कि क्या आप इस रैली में जाएंगे तो उन्होंने कहा कि मुझे इसका कोई न्योता नहीं मिला है, लेकिन हाँ अब चुनाव का समय है तो चुनावी रैलियां होती रहेंगी। तो कुल मिलाकर के बयानबाजियां बहुत हैं, लेकिन जिस बात को लेकर के ये रैली की जा रही है उसको किस नजरिए से देखा जाए और इसको लेकर के अब आगे की जो रणनीति है वो सरकार की क्या रहेगी, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। गुरनाम चंडूनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, किसान नेता हैं। गुरनाम चंडूनी जी, स्वागत है चर्चा में आपका। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रवीण अत्रे जी आपका भी स्वागत। जोगिंदर मोर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। जोगिंदर मोर जी आपका स्वागत। और डॉक्टर मनवीर छिल्लर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर मनवीर छिल्लर जी आपका भी स्वागत है। चंडूनी जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। कुछ बातें अभी हम लोगों ने सुनी, अपने दर्शकों को भी सुनवाया, लेकिन आप भी जरा बताइए ये जो पीपली में जन आक्रोश रैली आप लोगों की है, क्या इसके पीछे का कारण है और किस लिए ये जो रैली है वो आप लोगों के द्वारा आयोजित की गई? देखिए, आज जो देश के हालात हैं, गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। जैसे मैंने बताया है कि 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति होगी और अभी ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं कि लोग सभी लोगों का रोजगार एक आदमी के पास चला जाए। उदाहरण के तौर पे मैं एक दिन आगरा से लखनऊ गया, उस रोड पे एक भी ढाबा नहीं है। जितना उस रोड पे पेट्रोल पंप, ढाबे जो उन्हें एक जगह पे सब कुछ बनाया है वो सारा भी उसी कंपनी का है। और जो रोजगार है, जो सड़क के किनारे रोजगार हुआ करते थे
ढाबे, पेट्रोल पंप, रेडी फड़ी जो भी था, सारे का सारा बंद। और आज बेरोजगारों का हाल ये है कि 38 बेरोजगार रोजाना सुसाइड कर रहे हैं, और 8,000 रुपए में 12-12 घंटे हमारे युवा काम कर रहे हैं, जबकि जो न्यूनतम भाव है वो 8 घंटे काम करने का 11,000 है। और इसका मतलब ये है कि एक मजदूर की जेब से हर महीने 9-10 हजार रुपया निकल के किसी बड़े पूंजीपति की, किसी बड़ी कंपनी की जेब में जा रहा है। इसी तरह अब जो किसान है जिसका रोजगार खेती था, उस पे एक और हमला हो रहा है। एक खबर आई है कि 2.5 लाख पंचायतों की पंचायती जमीनें जो है वो बाजार में उतारी जाएंगी। बाजार में उतारने का मतलब है कि उनको कंपनियों को लीज पे देंगे या कंपनियों को बेचेंगे, उसका आंकड़ा वो इकट्ठा कर रहे हैं। और उसमें जो किसानों की मलकियती जमीन थी, जिसको जुमला मालकान, जिसको पट्टी दे, जिसको मुश्तरका मालकान, सारे गौचरा ये किसानों के हिस्से से जुटे थे, वो सारी जमीनें भी पंचायतों की मान ली। हरियाणा में 3-4 लाख एकड़ है। अगर ये कंपनियों को जाती है तो इसका मतलब जिन कानूनों के लिए हम लड़े थे वो कानून कंपनियां वो इंटर खेती में करेंगी इस हिसाब से। एक और एक जगह से एक पंफलेट एक ने बनाया था, वो हमारे सामने आया कि 7-8 क्लस्टर बना रहे हैं, 50,000 हेक्टेयर का एक ही क्लस्टर होगा, भी वो फ्रूट में आ रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि आगे सारा फ्रूट जो है वो कंपनियों के कब्जे में जाएगा। पैदा करने वाले को थोड़ा मिलेगा, 20 रुपए 30 रुपए किलो, और जो कंपनी आगे बेचेगी जनता को वो बेचेगी 150 रुपए किलो। यानी सारा जो मुनाफा है, जैसे आज ब्रॉयलर है, मुर्गा पालन, ब्रॉयलर का जो था वो 2004 में कंपनी आई और आज 98% ब्रॉयलर का कारोबार कंपनियों के पास चला गया। पैदा करने वाले को, पालने वाले को मिलता है 6 रुपए किलो, और कंपनी सारा मुनाफा निकाल के बेचाती है करीब 35-40 रुपए किलो। इसी तरह फ्रूट में होगा, उसके बाद इसी तरह खेती में होगा। तो जो पूरा जो किसान वर्ग है वो उसके ऊपर एक के बाद एक जो है वो उसके हिस्से करके उसका उस पे कंपनियां कब्जा कर रही हैं। और जिस दिन खेती में किसान कब्जा हो गया उससे पूरा गांव का बहुत सारी बातें आपने बता दिया। मैं एक एक करके थोड़ा सा इसका जवाब लेता हूं। प्रवीण जी, बातें आपने सुन ली होंगी। ये वजह बता रहे हैं गुरनाम चंडूनी, और इसलिए कह रहे हैं कि हम जन आक्रोश रैली पीपली में बुला रहे हैं, सब परेशान है। देखिए आयुष भाई, ऐसा है, जब आपने शुरुआत में एक बात कही थी कि इस रैली को किस नजरिए से देखा जाए, मैं वहां से शुरू करूंगा। हालांकि किस नजरिए से देखा जाए ये बात तो राकेश टिकैत ने बता दी। राकेश टिकैत ने कह दिया कि चुनावी वर्ष है, चुनावी रैली है। मतलब हमारे विपक्ष के कुछ नेता जो पहले तो अपने आप को किसान नेता बताते थे, स्वयंभू किसान नेता थे, लेकिन आज वो विपक्षी राजनीतिक नेता बनके इस तरह की रैली, इस तरह का आयोजन, हालांकि ये पहले से हो रहा है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। लेकिन मैं ये मान के चलता था कि जो व्यक्ति स्वयं को किसान नेता बताता हो तो कहीं ना कहीं वो किसानों की बात अवश्य करेगा। लेकिन जिस तरह से हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी ने सरकार चलाई पिछले 9 साल में, और किसानों के मुद्दों को जिस तरह से एड्रेस किया, जिस तरह से 54 से ज्यादा ऐसी योजनाएं किसानों के हित में लेके आए जिसकी वजह से हरियाणा का किसान सशक्त हुआ, मजबूत हुआ, तो ऐसे नेताओं को एक बात तो समझ में आ गई थी कि अगर आप पहले की तरह किसान नेता बन के कोई बात करेंगे तो किसान आपकी बात नहीं सुनेगा। तब इन्होंने क्या किया, अपना चोला बदला। अब चोला बदल के जो लोग पहले इनडायरेक्ट पॉलिटिक्स करते थे, डायरेक्ट पॉलिटिक्स में आ गए हैं। और मुझे लगता है कि राजनीति करना सबका अधिकार है, लेकिन खुल के करे, बोल के करे तो ज्यादा उचित है। अब देखिए, इन्होंने एक बड़ी चिंता प्रकट की। हालांकि मैं ये मानता हूं कि जब आप किसान और मजदूर की बात करते हैं तो आपको तुलना करनी चाहिए कि 2014 से पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर किसान की स्थिति क्या थी और 2014 के बाद क्या था। अगर आप वो तुलना करेंगे और उस तुलना के हिसाब से बात करेंगे तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा ठीक रहेगी। इसी तरह से आप जब मजदूरों की बात करते हैं तो आपको एक तुलना जरूर करनी चाहिए। हालांकि ये तो तुलना नहीं करेंगे, लेकिन मैं करूंगा और मैं इन्हें बताऊंगा कि 2014 से पहले की स्थिति और 2014 के बाद की स्थिति। देखिए, लगातार जो आदमी स्वयं को किसान नेता बताता हो, 2014 से पहले 10 साल जब कांग्रेस की सरकार थी, जिस वक्त किसान की धान और गेहूं के अलावा एमएसपी का लाभ किसी फसल पे नहीं मिलता था, कभी कोई धरना, कोई प्रदर्शन, कोई रैली नहीं की है।
लेकिन 2014 के बाद जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने धान और गेहूं के अलावा अन्य फसलों पे एमएसपी का लाभ देना शुरू किया, चाहे किसान के बाजरे की बात करें, सरसों की बात करें, सूरजमुखी की बात करें, तब इनको ये चिंता होनी शुरू हो गई कि साहब राजनीति का क्या होगा, क्योंकि मनोहर लाल जी जिस तरह से किसानों के मुद्दों का समाधान कर रहे हैं, इनकी तो राजनीतिक दुकान बंद हो जाएगी। तो अपनी राजनीतिक दुकान को चलाने के लिए इन्होंने गोलमोल से बातें करनी शुरू। इसी तरह से मैं मजदूरों की बात करता हूं। देखिए 2014 में आयुष जो अनट्रेंड जो लेबर जिसको बोलते हैं, उस लेबर को मिलता था 5,639 रुपए मासिक, और आज कितना मिलता है हरियाणा में? 10,661 रुपए। जो ट्रेंड लेबर थी उसको 2014 में मिलता था 6,289 रुपए, आज कितना मिलता है? 13,606 रुपए। तो ये स्थिति है 2014 से पहले की सरकार के समय की और 2014 के बाद के सरकार के समय की। लेकिन मेरा सवाल फिर वहीं आके खड़ा हो जाता है कि जिस वक्त हरियाणा का किसान, हरियाणा का मजदूर, हरियाणा का छोटा व्यापारी सरकार की योजनाओं के लिए तरस रहा था, इस बात के लिए तरस रहा था कि कोई उसकी सुध ले ले, उस वक्त ये नेता कहां थे? उस वक्त कोई धरना, प्रदर्शन, रैली, जलसा, जुलूस क्यों नहीं था? लेकिन जब हरियाणा में ऐसी सरकार बनती है जो इन वर्गों की चिंता करना शुरू करती है, जो किसानों के लिए ऐसी ऐसी योजनाएं लेके आती है कि किसान की फसल का मुआवजा 15,000 रुपए प्रति एकड़ दिया जाएगा, जब वो 9,000, 6,000 मिलता था तब कोई धरना प्रदर्शन क्यों नहीं था? जिस वक्त मात्र 1158 करोड़ रुपए 10 साल में किसान को मुआवजे के रूप में मिले थे, कोई धरना प्रदर्शन नहीं था। लेकिन जब सरकार ने आपदा प्रबंधन में 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुआवजा दे दिया, प्रधानमंत्री फसल बीमा में 7600 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुआवजा दे दिया, तब चिंता होनी शुरू हुई। और चिंता क्यों होनी शुरू हुई? क्योंकि इनको ना तो किसी किसान से कोई लेना देना है, ना मजदूर से लेना देना है, इनको केवल अपनी राजनीति से लेना देना। और अपनी राजनीतिक दुकान चलाने के लिए कुछ भी झूठ बोलते हैं, किसी भी तरह का भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं, और वो लगातार प्रयास हो रहा है, ये पहली बार नहीं होगा। नहीं तो अभी चंदूनी जी जो बातें कर रहे थे, आप ये कह रहे हैं प्रवीण जी कि वो भ्रम फैलाने की कोशिश है? जी बिल्कुल 100% मैं कह तो रहा हूं कि भाई या तो आप जब बात करते हैं तो आप तुलनात्मक अध्ययन करें और बात करें। मैं यहां पे बैठा हूं, आप मेरे सामने बात कीजिए, आप बताइए, मैं बताऊंगा 2014 से पहले की स्थिति और अब की स्थिति, फिर आप उस अंतर के ऊपर बात कीजिए कि आपने उस टाइम धरना प्रदर्शन क्यों नहीं किया, जलसा जुलूस क्यों नहीं निकाला, उस वक्त क्या कारण था। और देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, राकेश टिकैत ने जो बात कही है उसी में सब कुछ छिपा हुआ है। और ये बात हम गुरनाम जी के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। गुरनाम जी जो है सुरजेवाला साहब से मिलते हैं, उनसे मीटिंग करते हैं, गुरनाम जी स्वयं ये कहते हैं कि भाई चुनाव लड़ेंगे, राजनीति करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका अधिकार है, आप राजनीति कीजिए, आपका अधिकार है, आप चुनावी भाषण भी दीजिए, आप रैली भी कीजिए, लेकिन जनता के सामने आके स्पष्ट होकर बताइए कि साहब हम अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस तरह का झूठ बोल रहे हैं, हम राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस तरह के भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम आपकी सच्चाई, आपकी पोल खोलेंगे तथ्य बता के, सच बता के कि पहले क्या था और हमने क्या। चलिए प्रवीण जी, आपने कहा कि ये राजनीति हो रही, ठीक है। जोगिंदर मोर जी, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि प्रवीण जी कह रहे हैं कि ये तो एक तरीके की राजनीति है, और क्योंकि अभी राकेश टिकैत भी कह रहे थे अब चुनावी मौसम है तो इस तरह से रैलियां होती रहेंगी। देखिए आयुष जी, आप जहां तक जो बात है राकेश जी की, उनका अपना एक व्यक्तिगत मत हो सकता है, और चंदूनी जी जो रैली कर रहे हैं उनका अपना एक वो है। जहां तक बात है आक्रोश की, आक्रोश रैली की किसी प्रकार से, तो हर समुदाय आक्रोश में, इसमें कोई शक की गुंजाइश। किसानों के साथ इन्होंने धोखा किया है, किसानों के साथ इन्होंने छलावा किया। किसान आंदोलन के दौरान जो सरकार ने वादे किए थे क्या वो पूरे किए हैं? एक बात ये अब प्रवीण अत्रे जी कह रहे थे, अब उस चीज उस समय को क्यों भूल जाते हैं कि इनके नेता ये कपड़े उतार उतार के महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करते थे, किसान की मांगों का समर्थन करते थे। स्वामीनाथन रिपोर्ट इन्होंने अपने उसमें घोषणा पत्र में कही थी। और जब ये 2014 करते हैं तो उस वक्त की महंगाई दर को भी ये देख लीजिए कि उस समय में गैस सिलेंडर 400 रुपए में आता था, सिलेंडर इन्होंने कितने रुपए का पहुंचा रखा है। उस टाइम पे डीजल की कीमतें कितनी थी, आज डीजल की कीमतें कितनी है। उस टाइम पेट्रोल कितनी कीमतें थे, आज पेट्रोल की कीमत कितनी है। उस टाइम जो एक दाल कितने रुपए थी, आज 100 रुपए किलो तो ऊपर से दाल हो रखी है। तेल तक आम आदमी खरीदने की उसमें नहीं है। तो आप महंगाई कितनी बढ़ी है, इस प्रकार से तुलनात्मक करें तो इस प्रकार से तुलना कर लीजिए ना कि आज पेट भरना, आम आदमी के लिए पेट भरना मुश्किल हो गया। और सिवाय और ये बात कहना, खुद प्रवीण अत्रे जी अपनी बात में फंस रहे हैं। वो कह रहे ये पूरी जनता को मूर्ख बता रहे हैं, पूरे किसान वर्ग को मूर्ख बता रहे हैं कि 2014 के अंदर जब उनकी सरकार थी तो किसी प्रकार के प्रदर्शन हुए।
इनकी सरकारें आती है तो प्रदर्शन होते हैं। इसका मतलब सारे के सारे किसान संगठन, सारे के सारे किसान नेता, कि वो सभी के सभी, इसका मतलब सारा का सारा वर्ग जब आपके समय में संतुष्ट है। अब आप देखिए कि 1 साल से ऊपर किसान जो है इन काले कानूनों के ऊपर सड़कों पर बैठे रहे, बॉर्डर, दिल्ली पे बॉर्डर पर बैठे रहे, और इनके प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे से भूल हुई है, हमारे से चूक हुई है, हम किसानों को समझाने में हमारे से चूक हुई है। तो चूक इनसे होती है, इनकी नीतियां है, जो इनकी ना तो नीयत साफ है और ना इनकी नीतियां ठीक है। नीयत और नीति दोनों ही इस सरकार की आप देखेंगे। और फिर अभी जो चीजें आएंगे भी तो ये तय क्या करेंगे चीजों के, कि आप देखिए ये जो बात कह रहे हैं कि ये तो नारा चलता था एक, कि उड़ा तेरे राज में जीरी गई जहाज में और खट्टर तेरे राज में जीरी गई ब्याज में। तो गेहूं और जीरी और इन सब फसलों के हरियाणा में अधिकतर जो फसलें होती है उसके ऊपर इन्होंने जो चमन फसलें कहते हैं, अधिकतर फसलें तो नाम मात्र के हरियाणा में होती है। जिन चमन फसलों की ये बात करते हैं उसमें से मतलब भी इतनी कि 14 फसलें होती होंगी। चमन फसलों का तो इन्होंने नाम गिना गिना के इस प्रकार से जो बातें इन्होंने कर रखी है। तो ये खाम खा की बात करते हैं, बेवजह बात करते हैं। और रही राजनीति विपक्ष की बात करने की, अगर आम जनता के मुद्दों के साथ अगर अखिलेश जी आ रहे हैं, जयंत जी आ रहे हैं, जवाब देना चाहूंगा। जवाब आप अपनी बारी में जवाब दे दीजिए। इनके जब भी इनके नेता जब दूसरे के सरकारों में जब विपक्ष में होते तो भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष आप देख लिए कि किस प्रकार से विपक्ष में किस प्रकार की बातें करते हैं, और सरकार में होते विपक्ष अगर राजनीति करना कोई बुरी बात है क्या? आप राजनीति नहीं कर रहे, सरकार चलाना राजनीति नहीं है क्या? नहीं, ठीक है जोगिंदर जी, ये तो बात सबके ऊपर एप्लीकेबल है ना। जो विपक्ष में बैठा है वो विपक्ष की तरह बात करेगा, जो सत्ता में बैठा है वो सत्ता पक्ष की तरह बात करेगा, और ये सबके ऊपर है। जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उसमें ना आप अलग है, ना प्रवीण जी अलग है, ना मनवीर जी अलग है, वो सब तीनों लोग किसान की मांग उठाएगा तो हम किसान नहीं, बिल्कुल सही बात है। और विपक्ष भी इसीलिए होता है, विपक्ष भी इसीलिए होता है, जनता की आवाज जितना सत्ता पक्ष उतना ही विपक्ष भी है, इसलिए आप लोग भी उठाइए। और राजनीति करने वाले लोग तो राजनीति करेंगे ही। हाँ, किसान के नाम पर राजनीति हो रही है, इस पर उनका शायद एतराज था। डॉक्टर मनवीर छिल्लर जी, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? क्या आपको भी लग रहा है, क्योंकि प्रवीण जी कह रहे हैं कि जिनको राजनीति करनी है वो इस तरह के विषयों को लेकर राजनीति करते हैं, वो 14 के पहले और 14 के बाद के आंकड़ों को रख रहे हैं? मनवीर जी देखिए आयुष जी, बीजेपी की सरकार लेबलिंग और पैकेजिंग की सरकार है। जैसे कि अभी जो जन आक्रोश रैली है उसमें उन्होंने चुनाव का लेबल लगा दिया, ऐसे ये हर चीज पे लेबल लगा देती है, किसी पे देशभक्त का, किसी पे देशद्रोह का, किसी पे कोई लेबल। ऐसे इन्होंने चुनाव में अब राजस्थान के सिलेंडर पर चुनावी लेबल लगाया हुआ है कि राजस्थान का चुनावी सिलेंडर तो 450 रुपए का है, लेकिन हरियाणा के जो लोग हैं उनको सिलेंडर वही 1150 का मिलेगा। वहां पे गेहूं पे को एमएसपी से भी ज्यादा कीमत पर ले लिया जाएगा, क्योंकि वहां का गेहूं आज के दिन चुनावी है, हरियाणा का गेहूं चुनावी नहीं है। तो ये जो लेबलिंग है ना, ये लेबलिंग ये बताएं कि क्या ये देश में, पूरे देश में किसानों के ऊपर समान रूप से, जनता के ऊपर समान रूप से सभी चीज लागू होनी चाहिए। ये दोहरा चरित्र क्या राजस्थान में बीजेपी की सरकार आने के बाद वहां पर 450 का गैस का सिलेंडर दिया जा सकता, तो हरियाणा में आपकी 9 साल से सरकार है, आप क्यों नहीं दे रहे? ऐसा राजस्थान से क्या प्यार है और हरियाणा के लोगों से क्या आप लोगों का द्वेष है कि यहाँ के लोगों को महंगाई की मार से मारना चाहते हैं? इसके बाद उन्होंने कहा कि 2014 से पहले की स्थिति और बाद की स्थिति को देखिए। आप 2014 से पहले की किसान की स्थिति को देखिए कि किसान के ऊपर हरियाणा में कितना कर्ज था। हरियाणा में 2014 से पहले किसान पर 98,000 रुपए प्रति किसान कर्ज था, जो कि आज 1,98,000 प्रति किसान कर्ज है। आप कहते हैं कि किसान की आय को बढ़ाया, आप देखिए किसान की आय का वादा किया था मोदी जी ने 2016 में कि 2022 तक किसान की आय दुगनी करेंगे, लेकिन आय तो दुगनी नहीं हुई, कर्ज इन्होंने दुगना कर दिया। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि हम लोगों को बेरोजगारी में 2 करोड़ का रोजगार देंगे, यहां पर भी देंगे। पूरे हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 ला दिया। एक तरफ सरकार कहती है हम देश को विकसित करेंगे, विश्व गुरु बनाएंगे, विकास करेंगे। आप कैसा विकास करेंगे जब देश की 70% आबादी जो किसान है, मजदूर है, वो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। जो किसान खुद अनाज उपजा रहा है वो आज 5 किलो अनाज की लाइन में लगा रखा है इन्होंने। आप देखिए ये कैसी विडंबना है, जो औरों को अनाज खिलाना चाहता है और औरों को अनाज देता है, उसी को आज 5 किलो अनाज के भरोसे सरकार का स्वयं का आंकड़ा है 80 करोड़ लोगों को ये मुफ्त अनाज देते हैं। इसके साथ ही आप किस तरीके से
देश का विकास कर देंगे जब 70% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है, उसका विकास नहीं हो सकता। इसके पास क्या नीति है? ये कृषि कानून लेकर के आए, कृषि कानून को वापस लिया, मोदी जी ने गलती मानी और अपना वादा किया कि हम एमएसपी गारंटी कानून लाएंगे। आप बताइए आपका वो वादा कहाँ है? सरकार ने वादा किया था, खुले मंच पे वादा किया था, और किसी भी स्टेट के किसी भी किसान की सबसे पहली मांग यही है कि वो एमएसपी गारंटी कानून चाहते हैं। इस रैली का भी जो जन आक्रोश रैली है उसमें भी पहली जो मांग है यही है कि एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। इसके साथ ही एक बड़ी ही मैं एक चीज पे बड़ा वो रखना चाहूंगा कि देखिए, सरकार की मंशा है कि और सब चीजों को इन्होंने कॉरपोरेट के हाथों में बेच दिया है, तो अब इस चीज को भी किसी तरीके से कॉरपोरेट कंपनियों को दे दे, तो इस चीज का हम सख्त विरोध करते हैं। और समय आया आंदोलन का तो आंदोलन भी करेंगे। आम आदमी पार्टी स्पष्ट रूप से कहती है कि खाने पीने की, खाद की चीजों में कॉरपोरेट कंपनियों की घुसपैठ का हम सख्त विरोध करते हैं, और इस बात को हम सरकार से मांग करते हैं कि वह तय करे कि कॉरपोरेट घराने बाजार भाव तय ना करे और इस मोल भाव से। ठीक है मनवीर जी, आपका ये कहना है कि देखिए ये जो विषय है उस पर सरकार ने काम नहीं किया, और यहाँ पर कॉर्पोरेट, आपने कॉर्पोरेट का भी जिक्र कर दिया। ठीक है, चलिए मनवीर जी, अब मैं जवाब ले लेता हूं। प्रवीण जी जवाब दीजिए। देखिए आयुष भाई, पहली बात तो मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से शुरू करूंगा। ये कहते हैं कि देखिए साहब, इन्होंने तो पूरा देश कॉर्पोरेट को दे दिया है, और थोड़ी थोड़ी यही बात गुरनाम जी भी पहले कह रहे थे। मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेता, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान स्टेज पे खड़े होकर चिल्ला रहे थे कि हमने टाटा को कहा है कि लुधियाना के पास है कि अपना स्टील प्लांट लगाएं, हम उनको जमीन जो है सस्ते दामों पे देंगे। मत दो, अगर आप कॉर्पोरेट को नहीं देना चाहते तो आप क्यों कह रहे हो कि बार बार टाटा को आओगे स्टील प्लांट लगाओ? आप कहते हो जी हम BMW को इनवाइट करके आए हैं, उनको हम यहाँ पे सुविधाएं मुहैया कराएंगे, यहाँ के प्लांट लगाओ। मत दो उनको, क्यों देते हो आप? और दूसरी तरफ राजस्थान के अंदर अडानी ग्रुप को आप 65,000 एकड़ जमीन दे देते हो, लेकिन यहाँ पे आप धरना प्रदर्शन कर रहे हो। कहाँ बैठ के? हरियाणा में। छत्तीसगढ़ में आप अडानी ग्रुप को जमीन दे देते हो, धरना प्रदर्शन कहाँ कर रहे हो? हरियाणा के अंदर। मतलब इन लोगों के दोहरा चेहरा या दोगला चेहरा जो है, मुझे लगता है जनता को देखना चाहिए। अभी एक बात और बड़ी मजेदार कही, कांग्रेस के प्रवक्ता ने, वो साहब बोले, देखिए साहब बहुत आक्रोश है, ये तो सभी किसानों को बोल रहे हैं कि सभी किसान झूठे हैं। मैंने कब कहा? मैंने तो कहा ये जो किसान नेता, तथाकथित किसान नेता, जो पहले किसान नेता स्वयं को कहते थे, अब उन्होंने अपना चोला बदला है। मैं तो सीधा सीधा उनको कह रहा हूं। और मुझे ये बताइए, हरियाणा के अंदर लगभग 17 लाख किसान परिवार है। 17 लाख किसान परिवार का मतलब हुआ लगभग 70-75 लाख लोग। प्रदर्शन कितने लोग करते हैं? 1000, 1500, 2000, 10,000, इससे ज्यादा तो नहीं। तो जब हरियाणा का किसान सरकार की योजनाओं से खुश है, और किसान स्वयं बताता है, आप जाके किसी किसान से पूछ के देखिए, एक समय ऐसा था साहब की सरकार होती थी, किसान को बिजली नहीं मिलती थी, किसान जो है डीजल फूकता था पानी देने के लिए खेत के अंदर। आज हरियाणा के किसान को डीजल फूकने की आवश्यकता नहीं। कोई एक खेत दिखा दीजिए जहां डीजल इंजन चलता हो। हरियाणा की स्थिति यह है कि बाजरा जो है 1250 रुपए का भाव था, आज बाजरे का भाव कितना? एक बार कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछ कर देखिएगा, जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात कर रहे थे। अरे साहब, आप लोगों के समय में डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आती है 2006 में, 2014 तक उस रिपोर्ट को आप दबा के बैठे रहते हैं। हुड्डा साहब उस कमेटी के अध्यक्ष थे जिसने रिपोर्ट लागू करवानी थी, आपने रिपोर्ट लागू तक नहीं की। और डॉक्टर स्वामीनाथन स्वयं ये बात कहते हैं अपने ट्वीट के माध्यम से कि वर्तमान सरकार में मेरी रिपोर्ट पे काम होना शुरू हुआ, मैं इससे संतुष्ट हूं। ये मेरे शब्द नहीं है, डॉक्टर स्वामीनाथन के शब्द है। तो एक सरकार जो लगातार किसान की फसल का एमएसपी बढ़ा रही है, जो लगातार किसान की फसल का एक एक दाना एमएसपी पे खरीद रही है, किसान की फसल का पैसा सीधा उसके अकाउंट में डाल रही है। और आयुष भाई, दर्शकों को यह बात भी दोबारा याद दिला देता हूं, ये जितने लोग यहाँ डिबेट में बैठे हैं, ये वही लोग हैं जब किसान की फसल का पैसा सीधा किसान के खाते में जाएगा। विरोध करने वाले लोग यही थे। गुरनाम सिंह चडूनी सबसे आगे आवाज चिल्ला रहे थे, ये कांग्रेस वाले हुड्डा साहब सबसे आगे चिल्ला रहे थे। मतलब ये नहीं चाहते थे कि किसान की फसल का पैसा किसान के खाते में सीधा चला जाए। ये तो वो लोग हैं जिन लोगों ने कभी किसान को मुआवजे के नाम पे 2 रुपए और 5 रुपए के चेक दिखाए। ठीक है, लेकिन प्रवीण जी, ये कहा गया, जब आपने कहा कि आप 14 से पहले और उसके बाद के आंकड़ों को रख रहे हैं, तो कह रहे हैं कि 14 से पहले तो चीजें भी बहुत सस्ती हुआ करती थी ना, आज तो आज लागत इतनी ज्यादा हो गई है कि किसान तो पिस गया उन चीजों में। इसका क्या जवाब? मैं उसका जवाब भी देता हूं। एक बार आयुष भाई, मैं चाहूंगा कि मित्र जो है ना, ये एक बार पढ़ ले या एक बार चेक कर ले कि 2012-13 के अंदर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना था। एक बार पढ़ ले, 11% था, डबल डिजिट के अंदर। आज कितना है सीपीआई? मात्र 3.6%।
जो बिना सब्सिडी का सिलेंडर था कांग्रेस के समय के अंदर 2013 के अंदर, कितने का था? 1200 रुपए का। ये जो जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, कम से कम तथ्यों को सही तरह तो रखो। जनता सब समझती है और जनता समझती है, इसीलिए इन लोगों को जनता बार बार चुनाव में हरवाती है, क्योंकि ये झूठ की राजनीति करने का प्रयास करते हैं। जिस वक्त हम बात करते हैं, अब एक और चीज बता देता हूं आयुष भाई, कि जब कांग्रेस की सरकार देश में आई 2004-5 के अंदर, डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, जगह जगह चर्चा होती थी। उस वक्त हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह सत्ता में आए थे, 10वें स्थान पे थी, और 2014 में भी वो 10वें स्थान पे थी दुनिया के अंदर। आज कौन से स्थान पे है? 5वें। इतने बड़े अर्थशास्त्री, इतने बड़े ज्ञानी, लेकिन अर्थव्यवस्था के अंदर परिवर्तन नहीं ला सके, देश को आर्थिक प्रगति पे नहीं ला सके। और हरियाणा का आर्थिक प्रबंधन की बात भी इनको बता देता हूं। जब इनकी सरकार थी, हरियाणा की पर कैपिटा इनकम 1,37,770 रुपए थी। आज एक बार चेक तो कीजिए, 2,96,685 रुपए, दुगने से ज्यादा है। हरियाणा की जीएसडीपी मात्र 3.25 लाख करोड़ थी इनकी सरकार के समय में, आज 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। और तो और जो खाद्यान्न उत्पादन है हरियाणा का, इनके समय के अंदर था 169 लाख टन, मतलब 169 लाख टन। आज कितना है? 185 लाख टन। मतलब मनोहर जी की नीतियों की वजह से, किसान के मेहनत की वजह से और सरकार के प्रोत्साहन की वजह से प्रदेश का खाद्यान्न उत्पादन तक बढ़ गया। जो किसान डेयरी का काम करता है, दूध उत्पादन इनके समय में कितना था? 79 लाख टन। आज कितना है? 116 लाख टन। दुग्ध उत्पादन बढ़ गया। आज हरियाणा प्रदेश किसी क्षेत्र की बात कर ले, प्रगति के पथ पे, और यही इनकी समस्या का कारण है। ये जो लगातार झूठ बोल के, तो मनवीर जी ने कहा कि भाई देखिए अब तो कर्ज भी तो बढ़ गया ना, उस समय 98,000 था, तो आज 1,98,000 हो गया। देखिए, एक तो पहले इनका फिगर गलत है। दूसरा एक चीज और बता देता हूं, जब कांग्रेस की सरकार थी, उससे पहले की सरकार थी, आयुष भाई, किसान की एक मजबूरी होती थी साहूकार से कर्ज लेना। किसान के पास ये सुविधा ही नहीं होती थी कि जो बैंक है, नेशनलाइज बैंक, उसको कर्ज दें। वर्तमान सरकार जब किसान क्रेडिट कार्ड लेके आई, 3 लाख रुपए तक का कर्ज अगर समय पे भुगतान करे, कोई ब्याज नहीं, तो जब बैंकों से पैसा मिलना शुरू हुआ तो वो रिकॉर्ड में आना शुरू हुआ। जब पहले साहूकार से मिलता था, किसी रिकॉर्ड में नहीं आता था, क्योंकि उसका रिकॉर्ड कौन रखेगा? वो तो प्राइवेट मामला होता था। इस बात को ये जनता को नहीं बताएंगे, लेकिन झूठ बोलने का प्रयास अवश्य करेंगे कि साहब ये तो ये हो गया। आप ये नहीं देख रहे कि किसान को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से समय पे भुगतान करने पे ब्याज रहित ऋण मिलता है। आज समय यह है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति अपनी रेडी फड़ी लगाना चाहे, आयुष भाई, सरकार ने ऐसी व्यवस्था बना दी हरियाणा के अंदर कि उसको सरकारी बैंक से बिना ब्याज का लोन मिलता है। ठीक है, लेकिन फिर प्रवीण जी, क्या वजह है कि ये बार बार विरोध प्रदर्शन फिर क्यों हो रहे हैं? ये क्या वजह है? क्योंकि अभी देखिए, मोर साहब भी यही कह रहे थे कि आप तो अपनी ही बात में उलझ रहे हैं। अगर आपके समय में हो रहा, मतलब ये है कि खामियां हैं, उनके समय में नहीं होते थे। नहीं आयुष भाई, देखिए ऐसा है, इस बात को ऐसे समझिए कि जब कांग्रेस की सरकार देश में होती थी तो हम हर बार बार देखते थे, कहीं पे बम फट गया, कहीं पे कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हो गई, जगह जगह लिखा होता था यहाँ लावारिस वस्तु को ना छुए, वो बम हो सकता है। ये चीजें हम देखते थे ना, आपने भी देखी थी। जी। आज आपको कहीं सुनने को मिलता है? आज कहीं आपको कोई इंसिडेंट सुनने को मिलता है? कहीं लिखा मिलता है? कहीं अनाउंसमेंट होती मिलती है? क्यों? क्योंकि सरकार ने जिस तरह से काम करना शुरू किया, इन लोगों के पास केवल अब एक विचार रह गया, धरने दो, प्रदर्शन करो, लोगों को उकसाओ। और इनके साथ कुछ लोग मिलते हैं जिन्होंने चोला ओढ़ा होता है, अब जो स्वयं को किसान नेता बताते हैं, लेकिन वो इनके साथ मीटिंग करके आते हैं। जैसे चुड़ूनी साहब ने किसान आंदोलन के समय सुरजेवाला साहब के साथ की थी। बैठे हैं चुड़ूनी साहब, पूछ लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उनकी मीटिंग हुई थी या नहीं हुई थी। तो जिन लोगों के अपने राजनीतिक स्वार्थ हैं, वो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए सब काम चन्नूनी करते हैं। साहब हमारे साथ कनेक्ट हो गए, मैं उनसे ही अब जवाब देता हूं। चन्नूनी जी, आप लोग केवल राजनीति करने के लिए इस तरह के विषय को बार बार उठाते हैं, और राकेश टिकैत भी यही बात कर रहे थे, चुनाव है तो अब इस तरह की रैलियां होती रहेंगी। चन्नूनी जी, जवाब दीजिए। देखिए, नंबर एक तो ये जो बीजेपी वाले हैं, ये अपनी बात को छिपाने के लिए जो हमने मुद्दे उठाए उनका जवाब नहीं देंगे। ये हमने कहा कि आर्थिक असमानता जो बढ़ गई है उस पे जवाब दें, तो ये कोई जवाब नहीं देंगे। खेती में कंपनियां इंटर कर रही हैं, ये कोई जवाब नहीं देंगे। किसान सुसाइड कर रहा है, ये कोई जवाब नहीं देंगे। बेरोजगारी बढ़ गई है, बेरोजगार सुसाइड कर रहा है, ये कोई जवाब नहीं देंगे। आज 50 करोड़ लोगों के बराबर 9 लोगों के पास संपत्ति हो गई, ये कोई जवाब नहीं देंगे। मुद्दे को भटकाते हैं, ये ऐसा दिखाना चाहते हैं जैसे हम कांग्रेस के कहने पे काम कर रहे हैं। इनको मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ, बिल्कुल कर रहे हैं, मैं दिखाना नहीं चाहता, मैं मेरी सुन लीजिए, मैंने आपकी बात सुनी है, कह रहा हूँ मेरी नहीं ठीक है चंदूरी जी, हाँ अपनी बात रखिए। लेकिन उनका ये कहना है कि 14 से पहले आप लोग इस तरह से विरोध प्रदर्शन भी नहीं करते थे जैसे आप करने लगे आप लोग। मैं ये कह रहा, 2012 में हमने आंदोलन किया था गन्ने का। ये बीजेपी के सारे नेता, सारे एमएलए हमारे धरनों पे थे। अगर इनको नहीं याद, याददाश्त कमजोर है
तो हरियाणा में जितने उस वक्त इनके एमएलए थे उनसे पूछिए कि वो हमारे धरनों पे किस लिए आए थे, क्या हमारे से मिली भगत करने आए थे? मैं जवाब देना चाहूंगा। क्या वो उस वक्त कांग्रेस के राज को डिस्टर्ब करने के लिए हमारे बीच में आए थे जब आंदोलन चल रहा था? रही बात इनकी किसान के प्रति, ऐसे मारते हैं ये कि जैसे स्वर्ग बना दिया है इन्होंने देश का। सुनिए, पिछले 7 सालों में, पिछले 8 सालों में बताए बीजेपी गन्ने का कितना भाव बढ़ा है? कुछ शर्म आती है? मैं जवाब देना चाहूंगा इसका। क्या जवाब देना चाहोगे? मैं बताता हूँ गुरनाम जी, बताइए। अभी मेरी बात पूरी होने दीजिए, अभी मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। अभी जवाब दूंगा। हाँ, बोलिए। पिछले 8 सालों में गन्ने का कितने % रेट आपने बढ़ाया? अगर हमने टाइम पे धान खरीद की बात की तो आपने लठ मारे, अगर हमने सूरजमुखी के MSP की बात की तो आपने लठ मारे। क्या गलत मांग लिया हमने? अगर सूरजमुखी का भाव मांग लिया, कभी बताइए कि अब से पहले, बीजेपी के राज से पहले जो सूरजमुखी थी कभी MSP से कम बिकी थी? हर साल क्यों झूठ बोल रहे हो गुरनाम जी? आप यहाँ पे आपने आगे डिस्टर्ब कर दिया सारा सूरजमुखी का मार्केट भाव क्या था, किस भाव बिकी थी 2011-12 में? गुरनाम जी कम से कम ये झूठ मत बोलो यहाँ पे। 2008-9 के अंदर पूरी तरह से पिट्टी मार्केट के अंदर आप यहाँ पे कहानी मत डालो। जहाँ तक आपने सूरजमुखी की बात की है, मेरी बात पूरी होने दीजिए। हरियाणा के अंदर किसान को मेरी बात पूरी होने दीजिए। सबसे ज्यादा भाव मिला। पंजाब में कम भाव था, क्यों नहीं प्रदर्शन किया पंजाब में आपने? नहीं, मैं आप झूठ बोलोगे तो मैं सुनता रहूंगा। आप सुनने की बात का जवाब सुनिए आप ध्यान से। ठीक है गुरनाम जी, लेकिन बताइए 11-12 में क्या किस रेट पर बिकी थी MSP? एक बार मुझे बता दीजिए, सूरजमुखी 11-12 में किस रेट पर बिकी थी? ठीक है प्रवीण जी, 1 सेकंड में जवाब लेता हूँ, मैं जवाब लीजिए इनसे जवाब। 11-12 में सूरजमुखी किस रेट पर बिका था? हाँ, बाद में जवाब दीजिए। गुरनाम जी, आपने ट्रेनें बेच दी, आपने हवाई अड्डे बेच दिए। अरे गुरनाम जी, MSP की बात आपने की ना, सूरजमुखी 11-12 में क्या भाव था? गुरनाम जी, ये देशद्रोह है कि देश का प्यार है? अरे सूरजमुखी की बात करिए ना। अभी 11-12 का रेट पूछ रहे हैं कि क्या था, क्या बिका था, कितने पर? बताइए जरा क्या भाव था, बताइए किस भाव बिकी थी मार्केट में, और उस वक्त सरकार कहां सो रही थी ये बताइए। उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने क्या किया ये बताइए। झूठ बोल रहे हैं, कभी कम नहीं बिकी। आपने पहली बार MSP तोड़ा है। एक और चीज इनकी बताता हूँ, इनका दोगला चेहरे का एक और रंग बताता हूँ। अरे इनको चुप कीजिए आयुष भाई, एक बार इनको चुप कर लाजिए। इनकी सारी बात देखिए, इन्होंने एक बात क्या कही, ये क्या से बरगलाते हैं। आपने ट्रेनें बेच दी, आपने जहाज बेच दिए। आप इनको शायद ये नहीं पता, देश के अंदर डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बनाया था। कांग्रेस सरकार में 39 बार डिसइन्वेस्टमेंट हुआ था। इसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, जिसको इस तरह से झूठ बोल के बरगलाते हैं। ये झूठ बोल के बरगलाते हैं, इसको कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। और दूसरी बात, एक और इन्होंने बड़ी बात की, गन्ने का भाव बताइए आपने कितने % बढ़ाया? जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गन्ने का भाव 400 रुपए प्रति क्विंटल किया तो इन लोगों को लगा कि साहब ये तो गड़बड़ हो गई है, क्योंकि हम कहा करते थे 400 भाव होना चाहिए, 400 भाव होना चाहिए, और सरकार ने 400 भाव कर दिया। फिर उन्होंने नया तर्क निकाला कि साहब कांग्रेस में इतने % बढ़ा था, आपने तो केवल इतने % बढ़ाया। अरे कांग्रेस के 190 करोड़ रुपए गन्ने के जो किसानों के बकाया थे 13-14 के, गुरुनाम जी हमने आके दिए थे। हमने, जो लोग पैसा तक नहीं देते थे किसान का, वो आपको अच्छे लग रहे हैं। और जिन्होंने किसान का जोगिंदर मोर जी जवाब। ठीक है, मुझे लगता है आपने जवाब देंगे जोगिंदर मोर जी। ठीक है जोगिंदर मोर, ठीक है 1 सेकंड, अभी जोगिंदर मोर जी ठीक है। नहीं ठीक है। अरे कौन धुला है कौन नहीं धुला है, मैं तो ये कह रहा हूं ना कि देखिए आप अभी जन आक्रोश कर रहे हैं, वहां पर लोग आएंगे ना, ये फैसला होगा, और अभी चुनाव भी होंगे उसमें भी फैसला होगा। ठीक है, अभी जोगिंदर मोर जी अभी आप कह रहे थे कि आप लोगों ने किसान के हित के काम किए, कह रहे हैं आप लोग तो इतना बकाया छोड़ कर गए थे, वो भी बीजेपी नहीं दिया किसानों को। मोर साहब जवाब पूछिए इनसे, ये बैठे गुरनाम जी जानते नहीं है। हाँ मोर साहब, पहली बार हरियाणा में अन्य स्टेटों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गन्ने की सबसे कम कीमतें दी गई। पंजाब से पिछली बार डिबेट में परवीन जी झूठ की बात, देश में पिछली बार की बात कर रहा हूं मैं। पंजाब से आपकी सरकार ने जो चुनाव उसमें आके आप कर रहे हैं, कम था वो भी केवल आप 2 रुपये। हरियाणा ने तो कभी कम रहने नहीं दिया, हरियाणा ने कभी आपके टाइम पे कम हुआ, उससे पहले देश में सबसे ज्यादा था। आपने किसानों की दुर्गति करी, आपने कमेटी अपने, आप बीच में ना बोले, आप मान रहे हैं। चलिए अभी मोर साहब से, हाँ मोर साहब, हाँ 2 रुपए कम आप मान रहे हैं, 2 रुपए कम था। हमारे समय में अन्य स्टेटों से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से कभी कम नहीं रहा।
इनके समय में कम रहा, 2 रुपए कम 2006 के रहा। अंदर आपका भाव 10 रुपए कम था, आप चेक तो कर 2 लीजिए। रुपए क्या कम मैंने नहीं कुछ भी था। झूठ बोलेंगे? 2006 अरे के अंदर भाई, कम था। झूठ बोल रहे हो, ऐसे झूठ मत बोलिए यहाँ पे। कभी ऐसा नहीं रहा। और ये हमेशा, और झूठ आप बोलते हैं, झूठ बोलने की आपकी राजनीति है। इस बार ठीक है, 10 रुपए कम था। जो लोग 10 रुपए कम था, 10 रुपए कम। सूरजमुखी की बात गुरनाम जी कर रहे थे। अरे पिछले देश साल में- 10 रुपए देश कम में था भाई। सूरजमुखी हरियाणा में के किसी भी सबसे फसल का ज्यादा ये खुद है ना। आयुष जी सबसे ज्यादा भाव मिला किसान को, लेकिन चलिए मोर साहब आयुष जी नहीं, वो तो जिस किसान को मिल रहा प्रवीण जी, वो तो उसको पता चल ही रहा होगा ना कि उसको ज्यादा मिल रहा है कि कम मिल रहा है। अभी एक सेकंड, अभी मोर साहब की बात आ जाए। मोर साहब, हाँ मोर साहब। आयुष जी, प्रवीण अत्रे जी की बात को आप सुन रहे थे, पूरा देश सुन रहा था, टीवी के माध्यम से सुन रहा था। वो दोबारा से रिप्ले करेंगे तो यूं की बात आ जाए। ये तर्क खुद अपने तर्क में फंसते हैं। ये कहते हैं कि कांग्रेस के समय में जब बढ़ोतरी हुई तो ये कहते हैं कि प्रतिशत में बढ़ोतरी ज्यादा थी और आज उस प्रतिशत में बढ़ोतरी कम है। तो ये खुद अपने तर्क में फंसे हुए हैं कि जो हम फसल का एमएसपी बढ़ाते थे, हम जो रेट देते थे, उसके अंदर जो प्रतिशत बढ़ाने की वो थी महंगाई के हिसाब से, तो उस प्रतिशत में हमने ज्यादा बढ़ाया। ये खुद इस बात को मानते हैं। कितने रुपए कर दिए, कितने, इस बात की आप छोड़ दीजिए। हमारे समय में ये खुद इस बात को मानते हैं और कभी इस बात पे डिबेट कर लेंगे। हम आंकड़ों की बात भी कर देंगे कि गेहूं हमारे समय में हमने कितने प्रतिशत बढ़ाया, सूरजमुखी हमने कितने प्रतिशत बढ़ाया। आप स्वीकार कर रहे हैं। कभी सूरजमुखी खरीदी थी किसान की? कभी खरीदी थी? कभी बाजरा खरीदा था? हमने खरीदी थी। अरे आप झूठ बोलोगे तो कैसे बात बनेगी भाई? बताइए। चलिए, अब आप लोग के आरोप प्रत्यारोप के बीच में चर्चा मुझे यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। मेरे पास और समय नहीं। आप लोग का शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो अब जन आक्रोश रैली है पीपली के अंदर। बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जिनको यहां पर अब किसान अपनी बातों को रखेंगे। किसान के साथ साथ और वर्ग भी जुड़ेंगे, ऐसा किसान नेता गुरनाम चंडूनी का कहना है। लेकिन देखना यह है कि इस जन आक्रोश रैली के माध्यम से क्या कुछ निकल कर सामने आता है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।